यूं तो मशरकी पाकिस्तान में तखरीब कारी के वाकयात इससे पहले ही शुरू हो चुके थे, लेकिन इससे पहले वो ये हमले छुप छुप कर इनफरादी तौर पर किया करते थे और कभी किसी को खुलकर सामने आने की जरूरत न हुई थी। मगर मुनज़्ज़म तौर पर ढाका के गिरदोनिवाह में तखरीबकारों की पहली बड़ी कार्रवाई थी जिसे हमने कुचल दिया था। ताहम जो कयास आराइयां थी वो अब हकीकत बनकर हमारे सामने आने लगी थी। हम आतिशफशां के थाने पर खड़े थे और वो अब बिल्कुल फटने को तैयार था। मैंने हेडक्वार्टर पहुंचते ही मुकम्मल रिपोर्ट तैयार कर ली और अपने काम से फारिग होते ही मुनीर के वालिदैन को भी उसकी शहादत के बारे में खत लिखने बैठ गया। ये कोई नाखुशगवार फर्ज नहीं था और ना ही मैं बादिल नखास्ता अदा कर रहा था। एक सिपाही की मंजिल एक बावकार शहादत के अलावा हो भी कह सकती है। वो खुशनसीब थे जो सुरखरू होकर अल्लाह की अदालत में जा पहुंचे थे। हम शहीदों की मौत पर नोहे नहीं पड़ा करते, ना ही तारीफ करते हैं। हमें इल्म है कि वो इन तमाम तकल्लुफात से बेनियाज हैं, लेकिन वो जो एक अनदेखा अनजाना सा रिश्ता है हमें एक जंजीर की शक्ल में एक दूसरे से वाबस्ता कर देता है, उसकी सदाकत से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता। जब मुझे मुनीर की मंगेतर का ख्याल आता जिसने 5वें रोज सुहागन बनना था और जो सुहाग की मेहंदी रचाए आंखों में जाने क्या क्या सपने सजाए उसकी मुंतजिर थी, तो ये सोचते ही मेरा दिल बैठने लगता। अपने मुख्तसर से खत में मैंने उनके जियाले की दलेराना शहादत की इत्तला देते हुए उन्हें खुशबख्त गर्दाना और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए कमाल इंकिसारी से दुआएं की। मैंने उन्हें ये भी लिखा कि वो मेरी आंखों के सामने शहीद हुआ है और उन्हें मैं गांव आकर उसके एक एक लम्हे की कहानी सुनाऊंगा। शुहदा के जिस्म ताबूतों में बंद करके उनके सामान समेत उनके घरों को रवाना कर दिए गए। अगले चंद रोज तो इंटेलिजेंस की रिपोर्टों के मुताले में ही गुजर गए और आखिर एक शाम मेरे लिए वो हुक्म आ गया जिसकी खुसूसी तरबियत देकर मुझे यहाँ भेजा गया था। हमारी इत्तला के मुताबिक जेसूर के नजदीक एक ऐसे फौजी कैंप का सुराग मिला था जहाँ तखरीबकारों को ट्रेनिंग देकर मशरकी पाकिस्तान में दाखिल किया जाता था। इंटेलिजेंस ने ये भी बताया था कि जिन मकाम पर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है वहाँ उनके लिए गोला बारूद के जखायर भी मुख्तस कर दिए गए हैं। मेरी खुशी का ठिकाना न था। दर हकीकत मैं अपने सही मिशन पर अब पहली बार मामूर हुआ था। एक जहाज मुझे मंजिल की तरफ ले गया। हम जैसूर के करीब एक फौजी अड्डे पर उतर गए जहाँ से एक तेज रफ्तार जीप मुझे सरहदी पोस्ट पर ले आई। यहाँ एक कर्नल और SSG कमांडो के एक कैप्टन अपनी कंपनी के जवानों के साथ मेरे मुंतजिर थे। कर्नल तो थोड़ी देर के बाद रुखसत हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे और कैप्टन को हमारे मिशन से पूरी तरह आगाह कर दिया था। जाते जाते उन्होंने एक मर्तबा फिर मेरी तरफ बगौर देखा, कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से खुदा हाफिज कहते हुए पोस्ट से बाहर निकल गए। रात के पिछले पहर हम लोग व्हाइट लाइन पर पहुंच गए थे। सरहद पर पहुंचकर कैप्टन साहब ने हमें हिदायत दी, एक गहरी नजर हम सब पर डाली और मूव का हुक्म देकर आगे आगे चल दिए। उनके पीछे 3 जवान थे और आखिर में मैं। हम सब अपनी तरबियत के मुताबिक एक दूसरे से फासला रखकर और सीधी कतार में चल रहे थे। आर्मी की इस्तिलाह में ये सेंसिटिव एरिया था। सरहदों का तसव्वुर मिट चुका था। रोजाना दोनों अतराफ से दर्जनों पार्टियां एक दूसरे के इलाके में घात लगाने जाया करती थी। हर रोज भारतीय एजेंट असलहा और प्लान लेकर मकामी गद्दारों से राब्ता करते थे। ऐसे इलाके जहां दुश्मन के कमांडो का हमला मुतवक्के हो, उमूमन कुछ ज्यादा ही कैमोफ्लाज रखे जाते हैं। उसकी एक वजह तो शायद जंगी हिकमत अमली हो, लेकिन ज्यादातर खतरा पेट्रोल पार्टियों या एयर अटैक का होता है। हमारी इत्तलात के मुताबिक यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर दुश्मन ने जमीन दो सुरंगें बिछा रखी थी। कमांडोज मौत से नहीं डरा करते, लेकिन मिशन अधूरा छोड़कर मरना भी पसंद नहीं करते। रात के अंधेरे में बेहतियाती से माइंस पर पांव पड़ जाए तो अपने ही पर खच्चे नहीं उड़ते। उसके साथ ही दूर दराज धमाके से सोया हुआ दुश्मन भी बेदार हो जाता है और चंद कमांडोज जो घेरे में आ चुके होते हैं सिवाय इसके और कुछ नहीं कर सकते कि बहादुरी से बेबसी की मौत मर जाएं। हम हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। कैप्टन साहब खासे तजर्बेकार कमांडर थे और इस मुहिम की अहमियत के पेश नजर ही उन्हें हमारी कमांड सौंपी गई थी। जहां उन्हें शक गुजरता था रुक जाते और हमें वहीं ठहरने का हुक्म देकर खुद आगे निकल जाते। जब तक वो तसल्ली न कर लेते हम वहीं दुब के रहते। हम दुश्मन के इलाके में तकरीबन 3-4 मील घुस चुके थे। चारों समत फैला हुआ पुरहौल सन्नाटा किसी मेंढक के टर्राने से चंद लम्हों के लिए मजरू होता और फिर वही गहरा सन्नाटा छा जाता। दुश्मन के इलाके में की जाने वाली किसी कार्रवाई में मैं पहली मर्तबा हिस्सा ले रहा था। इससे पहले ट्रेनिंग में हमने जाने कितनी बार छुप कर घात लगाई थी। दुश्मन के इंतजार में रातें आंखों में काटी थी,
हमारी स्कीम अक्सर नंबर 1 होती थी। आज मुझे अपनी आजमाइश नहीं करना थी, बल्कि अपने उस्तादों की दी हुई तरबियत को भी आजमाना था। अपने वालिद की सुनाई हुई तमाम कहानियां एक एक करके मेरे लाशऊर में जाग रही थी। वो अक्सर छापामार कार्रवाइयों में हिस्सा ले चुके थे और बड़े फख्र से हमें अपने कारनामे सुनाया करते थे। अपने सबसे बड़े दोस्त भी तुम खुद हो और सबसे बदतरीन दुश्मन भी तुम। ट्रेनिंग के दौरान इंस्ट्रक्टर के ये अल्फाज मेरे जहन पर नक्श थे। हमारा एक ही हथियार था, खुद एतमादी और अल्लाह की नुसरत पर हमारा पक्का ईमान। तरबियत को किसी फौजी की जिंदगी में वाकई एक अहम मकाम हासिल है, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ दूसरे अनासिर भी मुझ पर असरअंदाज हो रहे हैं। मेरा ईमान और दुश्मन से टकरा जाने का अज़्म। हम टारगेट के नजदीक पहुंच गए। ये इलाका कैप्टन साहब का देखा भाला लगता था। वो हमें महफूज तरीके से यहाँ तक ले आए थे। अब प्लान के मुताबिक हम 2 टोलियों में बट गए। एक टोली कैप्टन और एक जवान पर मुश्तमिल थी, जबकि दूसरी टोली में मेरे साथ 2 जवान थे। हम एक खुश्क नाले में, जो शायद बरसात के दिनों में पानी की गुजरगाह रहता होगा, बैठे हुए थे। उसके दोनों किनारों पर बड़े बड़े और घने सरकंडों का सिलसिला दूर तक फैला चला जाता था। कैप्टन और मैं नाले में छोटा सा नक्शा बिछाए बैठे थे, जबकि जवान सरकंडों में पोजीशन लिए अगले हुक्म के मुंतजिर थे। कैप्टन पेंसिल टॉर्च की रोशनी में मुझे जुजियात बता रहे थे। चंद मिनट के बाद हम दोनों उठ खड़े हुए। उन्होंने मेरी पीठ थपक कर मुझे गुड लक कहा और अपने साथी के हमराह अंधेरे में रींग गए। मैं अपने दोनों जवानों के साथ निशाने की तरफ चल दिया। हम सरकंडों और कुदरती झाड़ियों की ओट में छुप छुप कर आगे बढ़ रहे थे। मेरी आंखें अब अंधेरे में दूर दूर तक देखने के काबिल हो चुकी थी। हमारे सामने एक नीम दायरे की शक्ल में असलहे से भरे दुश्मन के ट्रक खड़े थे और उनके करीब 2 पहरेदार शायद आपस में बातें कर रहे थे। मेरा इशारा पाते ही दोनों जवान मेरे साथ ही जमीन से चिपक गए। अब हम कोहनियों के बल रेंगते हुए उनकी समत बढ़ रहे थे। खुदरौ झाड़ियां हमारी मददगार थीं। एक झाड़ी के नजदीक हम रुक गए। एक जवान को यहाँ बैठने का इशारा करके दूसरे को मैंने दूसरी तरफ रवाना कर दिया। झाड़ी में बैठे जवान ने दोनों पहरेदारों को अपने निशाने पर ले रखा था। कमांडोज की कोशिश यही होती है कि वो किसी शोर शराबे के बगैर अपना मिशन पूरा कर लें, क्योंकि दुश्मन होशियार होता है और खुसूसन ऐसे मकामात पर जहां कमांडोज का हमला मुतवक्के हो, मुंतजिर रहता है। मैं पेट और कोहनियों के बल रेंगता अब उस जगह पहुंच चुका था जहां से मेरे अंदाज के मुताबिक पहरेदार को वापस घूमना था। चेहरे पर मली स्याही की वजह से मैं अंधेरे ही का एक हिस्सा बन गया था। नायलॉन की एक छोटी सी रस्सी मेरे हाथ में थी। वो कमबख्त अभी तक खुशगपियों में मसरूफ थे, हालांकि उसूल के मुताबिक उन्हें चलते रहना चाहिए था। इस बात से मैंने यही अंदाजा लगाया कि उन्हें अपने किसी अफसर की अचानक आमद का खतरा नहीं, इसीलिए वो इतने गैर मोहतात थे। तकरीबन 5 मिनट के आसाब शिकन इंतजार के बाद वो अपनी अपनी जगह से हिले। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी और रगों में अंगारे दौड़ने लगे। अपने वजूद की तमाम तर कुव्वत हाथों में समेटे मैं चीते की तरह जमीन से चिपका अपने शिकार को दबोचने के लिए बेकरार हुआ जाता था। उसके कदमों की आहट अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आती जा रही थी। अपनी राइफल उसने बेपरवाही से कंधे पर लटका रखी थी और खुद मध्यम सुरों में कुछ गुनगुनाता आने वाली कयामत से बेखबर कदम ब कदम मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी नजरें अपनी दूसरी तंसीबात पर गड़ी हुई थी। मेरे और उसके दरमियान एक छोटी सी न होने के बराबर झाड़ी हायल थी, जिसका मैं खुद भी एक हिस्सा बना हुआ था। कमांडोज को दौरान तरबियत सबसे ज्यादा तवज्जो से यही बात सिखाई जाती है कि वो खुद को दूसरों की नजरों से किस तरह महफूज रख सकते हैं। अचानक मेरा दिल उछल कर मेरे हलक में अटक गया। मेरी नजरें उसके कदमों पर जमी हुई थीं, जो मेरे सर से बमुश्किल 3 फुट के फासले पर आकर ठहर गया था। मेरी हथेलियां पसीने में भीग रही थी। किसी भी लम्हे हमारा झाड़ी में छुपा साथी उस पर फायर कर सकता था। ये ठीक है कि अपनी तरबियत के मुताबिक वो आखिरी लम्हों तक खुद पर कंट्रोल रखता, लेकिन बहरहाल मैं उसका कमांडर भी था और पाकिस्तानी सिपाही के लिए अपने कमांडर की जान खतरे में देखना नामुमकिन है। उसकी चलाई हुई गोली से मेरी जान तो वक्ती तौर पर बच जाती, लेकिन हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि इलाही ये कमबख्त अपनी जगह से हिले। शायद कुदरत को मेरी हालत पर रहम आ गया और उसके कदम अपनी जगह से उठ गए। अब मैं उसे मजीद मोहलत देने के लिए तैयार न था। जो ही वो मुझसे 1-1.5 गज आगे जाकर वापसी के लिए घूमा, मैंने जस्त लगाकर नायलॉन की डोरी उसके गले में डाल दी और बमुश्किल 20-25 सेकंड में वो कैद हयात से छुटकारा पा गया। मैंने इंतहाई फुर्ती से उसे जमीन बोस होने से पहले ही पीठ पर लाद कर
उस झाड़ी में फेंक दिया जहां मैं फरिश्ता अजल बनकर चंद मिनट पहले उसका मुंतजिर था। इसके साथ ही मैं तेजी से रेंगता हुआ उस झाड़ी में पहुंच गया जहां हमारा तीसरा साथी ड्यूटी दे रहा था। मेरा दूसरा साथी, जिसे दूसरे पहरेदार को जहन्नम वासिल करना था, उसके शिकार को शायद बहुत थोड़ी मोहलत नसीब हुई थी। मेरा इशारा पाते ही वो दोनों भी बिजली की सी फुर्ती के साथ अपनी जगह से निकले और उन बड़े बड़े ट्रकों के नजदीक पहुंच गए जिन पर एमुनिशन और गोला बारूद लदा हुआ था। मैं मशीन गन लिए उन पर नजरें गाड़े वहीं बैठा रहा। तकरीबन 2 मिनट के बाद वो वापस आए। उन्होंने मखसूस मकामात पर डेटोनेटर लगा दिए थे। अब हम तीनों झुकते हुए तार अपने पीछे बखेरते वहां से दूर हटते जा रहे थे। एक महफूज और मखसूस जगह पर पहुंचकर मैंने तार बैटरी से मुंसलिक कर दिया। हमारा एक साथी अपनी लाइट मशीन गन जमीन पर टिकाए कुछ फासले पर मोर्चा जमा कर बैठा था। दूसरा एक लीवर पर हाथ रखे मेरे इशारे का मुंतजिर था। मैंने एक तरफ हटकर अपनी जेब से नन्ना सा ट्रांसमीटर दियों की मुखालिफ समत में मेरे कैप्टन साहब कितनी बेकरारी से मेरे कॉशन के मुंतजिर होंगे। इस इलाके में ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि चारों तरफ भारतीय फौज डिप्लॉय थी और कोई फ्रीक्वेंसी महफूज नहीं थी। ट्रांसमीटर ऑन करके मैंने सिलसिला मिलने पर सिर्फ एक कोड वर्ड कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। चंद सेकंड के बाद हमारी मुखालिफ समत से जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। मैंने जोश गजब से अपने साथी को हुक्म दिया, डाउन। उसका लीवर वाला हाथ नीचे झुका और फजा में जोरदार धमाकों का एक सिलसिला शुरू हो गया। स्याह रात नंगी हो गई। एमुनिशन फटने से धमाकों के साथ इतनी तेज चमक पैदा होती है कि उस समत देखना मुहाल हो जाता है। खैमों में नींद में मदहोश सिपाही दीवानावार उठकर भागते और लुक्मा अजल बन जाते, क्योंकि मुखालिफ समत कैप्टन साहब ने भी यही कारनामा अंजाम दिया था। मेरा जी तो यही चाहता था कि वो आतिश व आहन जो दुश्मन ने हमें फूंकने के लिए इकट्ठा कर रखा है, दुश्मन को उसका ईंधन बनते देखता रहूं, लेकिन हालात किसी और अमर के मुतकाजी थे। तकरीबन 5 मिनट तक हमारी लाइट मशीन गन जान बचाने के लिए भागने वाले सिपाहियों को चाटती रही। फिर मैंने अपने जांबाजों को मराजियत का हुक्म दे दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम इस सिलसिले की मजीद किस्तें लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।